हेलो एवरीवन, मैथ्स पीडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लास 11 का डिस्कस कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। आज ये उस सीरीज़ में लेसन 3 वीडियोस होंगे। लेसन 2 तक के वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, ताकि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करें उस टॉपिक को आप अपने प्रीवियस नॉलेज से कोरिलेट करके आसानी से समझ सकें। तो आज हम किन किन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट का कुछ नॉलेज आज आपको मिलेगा। दूसरा है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। हमारा लास्ट टॉपिक होगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड से हम क्या समझते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसको हम रियल एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। आप एक कोई भी पॉइंट ले लीजिए यहाँ पे P, और P को कुछ इस तरह से डिफाइन कर लीजिए कि Z इज इक्वल टू हो गया आपका इक्विवेलेंट टू अल्फा बीटा। ये जो आपका वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा बीटा, और यहाँ ओरिजिन से लेकर ये हो जाएगा अल्फा। आप अच्छे से अपने नोटबुक में नोट करते चले जाइएगा। अगर आप ओपी को ज्वाइन करते हैं तो ओपी जो है वो पॉइंट पी का क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, और यही कॉम्प्लेक्स नंबर में मैग्नीट्यूड भी होता है। देन हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड को हम डिनोट करते हैं मॉड जेड से। मैग्नीट्यूड को हम क्या किस चीज़ से डिनोट करते हैं, मॉड जेड से, और इसका जो वैल्यू होगा वो होगा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप इस चीज़ को दो तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो 2 डायमेंशनल में स्ट्रेट लाइन पढ़ा है ना, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला भी हो गया, या तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम भी बोल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड जो है हम आसानी से निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे आप साथ साथ में लिख लीजिए, मैं लिख देती हूं। समझ में आ गया तो फिर इसको लिखने में दिक्कत नहीं है। लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर Z is denoted as mod Z and is the distance of corresponding point on complex plane from क्या हो जाएगा हमारा ओरिजिन। और अगर आप मॉड जेड को इस तरह से भी लिख सकते हैं आसानी से, वो तो अंडरस्टूड है। अल्फा स्क्वायर हमारा किधर था, रियल जेड में था, तो रियल जेड का स्क्वायर हो जाएगा और ये इमेजिनरी जेड का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, और मॉड जेड जो होगा आपका वो हमेशा क्या होगा, यहाँ मैं लिख देती हूँ, मॉड जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, हम नेक्स्ट पॉइंट क्या था, एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट के बारे में समझेंगे। उसके लिए भी हमें कॉम्प्लेक्स प्लेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं, ये नया स्लाइड ले लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, हमारे नए स्लाइड में भी लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट। इसको समझते हैं कुछ इस तरह से हैं।
ये इस तरह से आप एक कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लिए, वही इमेजिनरी, ये हो गया हमारा इमेजिनरी एक्सिस, ये हो गया रियल एक्सिस। एक पॉइंट ले लिया P, OP है। OP क्या होगा, रेडियस वेक्टर है, और ये रियल पार्ट के साथ जो एंगल बना रहा है इसको हम बोल देते हैं थीटा। तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, आपका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा आर्ग्यूमेंट इज द एंगल made by a radius vector। OP आपका तो रेडियस वेक्टर है ही, रेडियस वेक्टर ऑफ corresponding point with positive direction of real axis। अब इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे देखिए, ये OP आपका रेडियस वेक्टर है, थीटा आपका वैल्यू है। आप अब लिखना चाहेंगे एक चक्कर और घूम के आएंगे, तब आप थीटा का वैल्यू लिखेंगे। तो आर्ग्यूमेंट में आसानी से लिख सकते हैं, आप एक चक्कर लगाइए चाहे 4 चक्कर लगाइए, आप आसानी से आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं। जितना चक्कर लगाया उतना एंगल मेजर कर लिया, प्लस थीटा लिख लिया, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन एम्पलीट्यूड जो है वो आपका -π से π के ही बीच में रहेगा। एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट में मेजर डिफरेंस बस इतना ही सा है। अगर आप एम्पलीट्यूड लिखना चाहते हैं तो -π से π के बीच में ही लिखिएगा, और अगर आप आर्ग्यूमेंट लिखना चाहते हैं तो वो आप कितने भी चक्कर लगा के आ रहे हो उससे कोई मैटर नहीं है, आप उतना लिख लीजिए, प्लस आपका थीटा हो जाएगा। तो यही डिफरेंस होता है एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंड एम्पलीट्यूड इज प्रिंसिपल value of argument which is taken in। आप लोग नोट कर लिए, इतना दूर तक नोट कर लीजिए। टेकन इन कहाँ बताया मैंने, -π to π। समझ में आ गया क्या है एम्पलीट्यूड का क्या मतलब हो गया। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले -π के π तक के बीच में हो गया ना, ये तो आप समझ गए। जैसे मान लीजिए -π से π का समझिए यहाँ पे कैसे होगा। जैसे ये है ना, तो आपका यहाँ पे ये रेडियस वेक्टर है, तो वो यहाँ से यहाँ चला गया इस तरह से, तो एंटी क्लॉकवाइज गया ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में 0 से π तक आया। ये ऊपर से चला गया तो π हो गया, अगर ये नीचे से चला जाता तो -π हो जाता। तो इसीलिए अब थर्ड क्वाड्रेंट में π भी और -π भी है, लेकिन थ्योरेटिकली हम क्या बोलते हैं, इसको π ही बोलते हैं ना सिर्फ। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो अब आपका फाइनल क्या हो गया कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, यानी कि जेड हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड को आप क्या लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड आपका कहाँ से कहाँ तक के में बिलोंग करेगा, सॉरी बिलोंग्स टू का साइन आप दे दीजिए, बिलोंग्स करेगा -π to π के बीच में। और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आपका हो सकता है 2n π लिख लीजिए, और प्लस आपका जो भी एम्पलीट्यूड ऑफ जेड लिख लीजिए। अब चलिए
हम पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने अभी अभी क्या क्या पढ़ा, मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ा, एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट पढ़ा, समझ में आया ना। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या ले लिया हमने, z इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3i। तो अल्फा बीटा यहाँ पे क्या क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं ना 3 रूट 3। थ्री रूट 3 आसानी से लिख सकते हैं, पॉइंट ले लिया हमने। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से देखिए, मैं एक बार इरेज करके छोटा लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। z इज इक्वल टू हमने लिया था 3 प्लस रूट 3i। तो यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पॉइंट अब मुझे पता है 3 और रूट 3i है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, रूट 3 हो गया। इधर आपका 3 है, ये 90 डिग्री ही होगा, यहाँ से यहाँ तक प्लेन है। अब ये ओरिजिन है और ये कोरस्पॉन्डिंग आपका पॉइंट है। तो ओपी क्या हो जाएगा, मॉड जेड हम निकालना चाहेंगे, अगर मैग्नीट्यूड अगर हम निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, और ये आपका क्या है, ये थीटा है ना। हाँ, तो टेन थीटा हम लिख सकते हैं आसानी से, रूट 3/3। तो ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा आपका क्या 10π/6, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या आ गया, π/6 आ गया। थीटा का वैल्यू हमारा क्या हो गया, π/6। अब रहा मॉड जेड के बारे में लिखने का, तो मॉड जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा 12, इसको हम 2 रूट 3 लिख सकते हैं, यानी कि हमारा मैग्नीट्यूड क्या हो गया 2 रूट 3। अब एम्पलीट्यूड तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, अभी बताया टेन थीटा का वैल्यू कितना आया था π/6। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड ऐसे भी -π से π के बीच में होता है, तो हम इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। और अगर आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लिखना है तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, एक तो सबसे पहले आप π/6 लिख सकते हैं, और फिर 2π प्लस π/6 लिख लीजिए, -2π प्लस π/6 लिख लीजिए। चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज जाइए चाहे क्लॉकवाइज जाइए, रोटेशन तो आप अपने हिसाब से करेंगे। याद रखिएगा हमेशा, अगर आप एम्पलीट्यूड ऑफ जेड में अगर आप 2π लिखते हैं या आर्ग्यूमेंट लिखना चाहते हैं ना, तो हमेशा इवन नंबर, इवन मल्टीपल ऑफ पाई लिखिएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई नहीं लिख सकते हैं। ऑड मल्टीपल में तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो वो तो लिख ही नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हमेशा इवन मल्टीपल में लिखिएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसको हम किस तरह से समझते हैं, मान लीजिए आपने एक कॉम्प्लेक्स प्लेन ड्रॉ किया, यहाँ पे आपने पॉइंट P ले लिया, इसको ओरिजिन से कर लिया, ये आपने ड्रॉ किया। अब इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, ये P पॉइंट का जो रिफ्लेक्शन होगा, इसको मान लीजिए Q, और आप OQ को भी ज्वाइन करेंगे। अब आपका ये एंगल तो थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री है, ये भी आपका थीटा ही होगा। रिफ्लेक्शन में पता है ना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो ये थीटा थीटा हो गया, ये डिस्टेंस के इक्वल ही होगा। तो Q हमारा क्या हो जाएगा, यहां हम जो भी पॉइंट लेंगे, मान लीजिए हम P पे एक पॉइंट लिया हमने AB, तो Q पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन है ना ये, तो A तो हमारा सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या हो जाएगा -B होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में y एक्सिस में निगेटिव लेते थे ना हम लोग रियल प्लेन में, तो कॉम्प्लेक्स में भी वही काम करेगा, तो ये A - B हो जाएगा। तो हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, आप लिख लीजिए।
complex conjugate of Z is denoted as, Z बार से हम डिनोट कर लेंगे, and is obtained from Z by taking its reflection in real axis। अभी फिगर से समझाया। तो इसका क्या मतलब हो गया, आपने लिख लिया ना? इसको आराम से अच्छे से नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके नोट करने में तो दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज Z हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस आई बी अगर दिया हुआ है, मैंने बोला था। और हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ए बी आपका हमेशा रियल नंबर में रहे। तो इसका अगर हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखना है तो क्या लिख लेंगे, Z इज इक्वल टू A माइनस आई बी हो जाएगा, क्योंकि A वाला पॉइंट तो आपका सेम रहेगा, B ही आपका निगेटिव आना है, तो A माइनस आई बी हो गया। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लें क्या, ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। हाँ, ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन। लाइक अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है Z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4i। अब मान लीजिए Z आपको क्या दे दिया है, 7i। इसका रियल पार्ट तो कुछ है ही नहीं, तो वो तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस 7i हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली माइनस 7i ले सकते हैं या लिख सकते हैं, जो भी है। अब एक और ले लीजिए, मान लीजिए आपने ले लिया Z इज इक्वल टू 4i प्लस 7। तो हमेशा पता होगा कि i वाला ही आपका इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट में ही जो वैल्यू है यानी कि कोफिशिएंट है वही आपका पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो 4i प्लस 7 हो चाहे 7 प्लस 4i हो, तो हम आसानी से इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 4i प्लस 7। अच्छा, अगर पूछ दे Z इज, ये सब बार Z आएगा ना, Z बार आएगा। अगर आपको Z 80 दे दे तो Z बार भी क्या होगा, वो भी 80 ही आएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ लिया, एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट समझ लिया। एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट में बस इतना ही फर्क है कि एम्पलीट्यूड आपका -π से π के बीच में होता है, और आर्ग्यूमेंट आपका क्या होता है कि नंबर ऑफ रोटेशन भी इंक्लूड कर लेता है, कितनी बार आपने घूमा। आप अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो वो आपका नंबर ऑफ रोटेशन भी आर्ग्यूमेंट में आप जोड़ के लिख सकते हैं। और उसके बाद लास्ट हमने क्या पढ़ा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ा। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसको कहते हैं कि अगर आपने मान लीजिए कि P एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट लिया है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो उसका रिफ्लेक्शन जो Q बनता है तो वही हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा। और जो B वाला पोर्शन है, यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर आप रियल पार्ट से इसको कोरिलेट करना चाहेंगे XY प्लेन वाला, तो जो Y वाला ना पॉइंट है वही सिर्फ निगेटिव होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में। तो 3 चीज़ें हमने आज पढ़ी, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। अगर वीडियो में कहीं आपको डाउट है तो फिर से आप वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।